नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषता में सबसे पहली विशेषता है भारत का सबसे लंबा व लिखित संविधान। अब सबसे लंबा से बात करते हैं कि आखिर भारत का संविधान सबसे लंबा क्यों बोला जाता है या सबसे लंबा होने का कारण क्या है। ठीक है, तो होने का कारण अगर हम जाने तो कारण बहुत सारे हैं, एक दो कारण नहीं है। देखिए, सबसे पहले भौगोलिक विविधता। अगर हम भौगोलिक विविधता की बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो विभिन्न राज्यों से निर्मित देश है। उसमें बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग रहन सहन, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए और उन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए जो है संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं लागू की गई है। तो इसलिए भी एक कारण ये भी है भारत का संविधान लंबा होने की। अब बात करते हैं केंद्र और राज्यों के प्रावधान की। अगर हम केंद्र और राज्यों के प्रावधान की बात करें तो जो संविधान केंद्र में होता है वही संविधान राज्य में होता है, जबकि और देशों में ऐसा नहीं है। और देशों में राज्यों में अलग संविधान है और जो केंद्र है केंद्र में अलग संविधान है, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र और राज्य में एक ही प्रकार का संविधान लागू है। ठीक है, दूसरी विभिन्न स्रोत। अब अगर विभिन्न स्रोतों की बात करें तो हमारे यहाँ विभिन्न स्रोतों से भी, जैसे आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, सब देशों से जो है कुछ ना कुछ संविधान में जोड़ा गया है। अब संविधान में कुछ ना कुछ जोड़ा तो जरूर गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हूबहू जोड़ दिया गया हो, ऐसा नहीं कि उनकी नकल मार दी गई हो। जैसा हमारे देश में आवश्यकता लगी, जैसी हमारे देश में हमारे जिस क्षेत्र में जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, उस आवश्यकता के अनुसार हमारे देश में जो है संविधान को लागू दूसरे देशों से लिया जरूर गया, लेकिन दूसरे देशों से वो जो भी संविधान में जो भी नियम लिया गया उसे अपने हिसाब से बदल दिया गया और अपने हिसाब से बदल के संविधान में लागू कर दिया गया। ठीक है, बात करते हैं संविधान में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं संविधान को लंबा करने की। एक कारण संविधान लंबा होने का यह भी है कि भारत के जो भारत है, भारतवर्ष में बहुत सारे जो है वकील थे, जो संविधान सभा में थे, जो सदस्य थे उनमें बहुत सारे वकील थे, कानून से जुड़े हुए लोग थे। तो वो अपने अपने हिसाब से कानून बनाते रहे, अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपने अपने मत विचार जो है देते रहे और इस हिसाब से और भी अधिक संविधान में चीज़ें जो थी वो बढ़ती रही। जब संविधान बना था उस वक्त 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है संविधान को विस्तृत होने में, संविधान को लंबा करने में। ठीक है, लेकिन कभी नियम बढ़े कभी नियम घटे, इस तरह से जो है 470 अनुच्छेद हो गए। 395 से वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई। तो संविधान और भी अधिक लंबा हो गया। आगे बात करें तो सन 1991 से हुए संशोधनों में करीब 20 अनुच्छेद भाग 7 को हटा दिया गया। ठीक है, और इसके साथ ही करीब 95 अनुच्छेद 4 भाग 4 का, 9 का, 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 को जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे बात करें तो विभिन्न स्रोतों से विहित। अगर हम विभिन्न स्रोतों से तात्पर्य रखें, अगर विभिन्न स्रोत, ये भी एक संविधान की विशेषता है, और विभिन्न स्रोतों से तात्पर्य रखें तो दोस्तों भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से लिए थे। ठीक है, और अगर बात करें तो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद ही जो है हमारा संविधान बना था। देखो, जब हमारा संविधान बना तो मैंने जैसा बताया कि विश्व के सभी संविधानों को छान लिया गया, सभी संविधानों से कुछ ना कुछ लिया गया। कहीं से संघात्मक प्रणाली ली गई, कहीं से मौलिक अधिकार लिए गए, कहीं से मौलिक कर्तव्य लिए गए, कहीं से नीति निर्देशक तत्व लिए गए,
कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जगह जगह से, सब संविधानों में से जो जो हमें लगा कि हमारे देश के लिए ये उपयुक्त है और हमारे देश के लिए इसकी आवश्यकता है, वही जो है नियम संविधान में ले लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद जो है भारत का संविधान बनाया गया। आगे बात करें तो संविधान का अधिकांश ढांचा जो है या फिर हिस्सा बोलें, भारत के शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, जो संविधान है, हमारा संविधान का जो ढांचा है, हमारे संविधान का ढांचा 1935 अधिनियम जो है उससे अधिकतर लिया गया है। ज़्यादातर भाग हमारा जो बना है संविधान का वो 1935 के अधिनियम के तहत ही बना है। बात करें तो मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व अमेरिका और कनाडा से प्रेरित है, जैसा कि मैंने आगे बात करें तो राजनीतिक भाग, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका का संबंध, अधिकांश हिस्सा जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, देखिए जो राजनीतिक भाग है, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत है और कार्यपालिका है और विधायिका का संबंध है, जो उसका अधिकांश भाग जो है, अधिकांश हिस्सा जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बात करें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ठीक है, USSR जो कि अब रूस है, और फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि संविधान के अन्य प्रावधान देशों के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर। दोस्तों बात करते हैं नम्यता और अनम्यता का समन्वय। अगर हम नम्यता और अनम्यता का समन्वय की बात करें या फिर मिश्रण की बात करें, एक ही बात है। बात करते हैं सबसे पहले नम्यता और अनम्यता आखिर होता क्या है, नम्यता और अनम्यता का अर्थ क्या होता है। देखिए, नम्यता का मतलब होता है लचीलापन और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। ठीक है, तो देखिए कठोर और लचीलापन ये क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी संशोधन करना बहुत ही आसान होता है, तो वहाँ का जो संविधान होता है वो लचीलापन वाला होता है। और कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी भी संशोधन को संशोधित करने के लिए बहुत ही जी जान लगाना पड़ता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, बहुत ही कठिनाइयों से संशोधन होता है, तो वहाँ का जो संविधान होता है वो कठोर होता है। ठीक है, तो हमारा देश जो है, हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा देश जो है, हमारे देश में लचीलापन भी है और हमारे देश के संविधान में कठोर भी है। ठीक है, तो बात करें तो हमारा देश नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है। अब बात करते हैं संशोधन। संशोधन में सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल की बात करें तो 368 जो हमारा अनुच्छेद है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो इसके तहत ही कोई भी हमारे देश में जब भी कोई संशोधन होता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत ही होता है। और यह जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत के अनुसार होते हैं। अब विशेष बहुमत की बात करें तो विशेष बहुमत आखिर क्या होता है। देखिए, हमारे देश में केंद्र हो, राज्य हो, दोनों में जो है सरकारें होती हैं। अब केंद्र में होती हैं एक पक्ष की और एक विपक्ष की, तो लेकिन जब भी कोई संशोधन होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति होनी जरूरी होती है। उसमें से 2/3 इतने सदस्यों की सहमति होनी जरूरी होती है। इस आगे बात करें तो आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जो हमारे राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, विधानसभाओं की भी सहमति होनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान की एक और विशेषता, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था या फिर संघात्मक व्यवस्था। चलिए दोस्तों, इनमें सबसे पहले हम अलग अलग एकात्मकता की विशेषताएं और संघात्मकता की विशेषताएं दोनों के बारे में हम अलग अलग जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एकात्मकता की। तो एकात्मकता की एक विशेषता है एकल नागरिक। अब एकल नागरिक का तात्पर्य क्या है दोस्तों? एकल नागरिक मतलब हमारा जो देश है संघात्मक जरूर है, हमारे देश का जो संविधान है वो संघात्मक जरूर है, लेकिन ये एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। ठीक है, बात करते हैं एकीकृत न्यायपालिका की। अगर हम एकीकृत न्यायपालिका की बात करें तो दोस्तों देखो, हमारे जो दूसरे देश हैं
उन देशों में क्या है कि हर स्टेट का अपना अपना एक न्यायालय है और जो भी उनके निपटारे होते हैं वो अपने अपने न्यायालयों में कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में अपने अपने राज्यों में तो न्यायालय है, लेकिन उसके साथ ही क्या है कि एक केंद्र में भी न्यायालय है, जिसे कि हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय या फिर एससी। अब कोई भी व्यक्ति अगर अपने स्टेट के न्यायालय से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वह सीधे एससी में जा सकता है, मतलब सीधे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली जा सकता है अपना न्याय पाने के लिए। तो यह है एकीकृत न्यायपालिका। आगे बात करते हैं राज्यपालों की नियुक्ति। अब एकात्मकता की एक विशेषता यह भी है कि यह राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। अगला विशेषता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं से मतलब हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि जो एक ग्रुप सी का पुलिस होता है, ठीक है, पुलिस जो होता है, पुलिस राज्य सूची का होता है, ठीक है, जो पुलिस होती है वो काय में आती है, वो राज्य सूची में आती है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। पुलिस क्या है, राज्य सूची का विषय है। लेकिन जो इनका मुखिया होता है वो कौन होता है, वो होता है आईपीएस, ठीक है, आईपीएस होता है। लेकिन इसे भेजता कौन है, इसे भेजता है केंद्र। कौन भेजता है, केंद्र, ठीक है। तो केंद्र इसे भेजता है, तो केंद्र के कब्जे में क्या आ गया, केंद्र के कब्जे में राज्य आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं केंद्र के नियंत्रण में राज्य रहता है, केंद्र के कब्जे में राज्य रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यह होती है अखिल सेवाएं। अब बात करते हैं संघात्मक की। अगर हम संघात्मक की बात करते हैं तो संघात्मक में 2 सरकारें होती हैं और 2 सरकारें होना संघात्मक का एक लक्षण होता है, ठीक है। बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का जो विभाजन है ये भी एक लक्षण है संघात्मक का, ठीक है। बात करते हैं लिखित संविधान की। अगर लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान भी संघात्मक का एक विशेषता है और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ 2 सरकारें होती हैं, तो दोनों सरकारों का क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को अपना ब्यौरा देना पड़ता है, चीज़ें जो होती हैं वो लिखित रूप में देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो जैसे कि ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, किसी बिजनेसमैन ने कोई बिजनेस खोला है, ठीक है, तो वह जैसे मान लो कपड़ों की दुकान 2 पार्टनरों ने खोली है, तो वो क्या करेंगे कि वो सारी चीज़ें जो हैं, जो भी मुनाफा होगा, जो घाटा होगा, वो सब अपनी डायरी में मेंटेन करेंगे, सब कुछ लिखेंगे, क्योंकि जो फ़ायदा होगा वो भी दोनों के बीच बटेगा और जो घाटा होगा वो भी दोनों के बीच बटेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही आदमी होगा, एक आदमी की अपनी एक ही साड़ी की दुकान है, तो वो क्या करेगा, अगर चाहे फ़ायदा हो चाहे वो उसको घाटा हो, वो उसका ही है, चाहे वो लिखित रखे चाहे वो ना रखे, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ही हमारे यहाँ 2 सरकारें होती हैं, तो दोनों सरकारों को एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए चीज़ें लिखित रूप में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में क्या है, संविधान सबसे ऊंचा है, संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। जैसे केंद्र है, केंद्र ने अगर कुछ भी आदेश दे दिया राज्य को, या केंद्र ने कुछ भी बोल दिया कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, अब राज्य क्या है, राज्य चिढ़ जाएगा, राज्य कहेगा तुम तो अपना हम पे हुक्म ही चलाते रहते हो और तुम तो कुछ करती नहीं हो, सारे नियम हमारे लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, हमारा तो शोषण हो रहा है सीधे सीधे, ठीक है, वो विरोध करेगा। लेकिन क्या है कि केंद्र भी वही चीज़ फॉलो कर रहा है, तो वह राज्य को वही चीज़ फॉलो करने के लिए बोलेगा, क्योंकि केंद्र के लिए वही संविधान है और राज्य के लिए भी वही संविधान है, सेम संविधान है, समान संविधान है, तो राज्य कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और इसीलिए क्या है, संविधान जो है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सबसे ऊंचा है हमारे देश में। आगे बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ठीक है। यहाँ पर हर आदमी को न्याय मिलता है, हर आदमी न्याय पाने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, हमारा संघात्मक का एक द्विसदनीय भी एक लक्षण है, ठीक है दोस्तों। संविधान में द्विसदनीय, हमारे संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था भी है, जो कि संघात्मक व्यवस्था की एक विशेषता है, ठीक है।